इंडोनेशियन हाई कमांड को उस अमरीकी हवाबाज पर शक था कि उनके साथ वो रहकर जासूसी करेगा और उन्हें धोखा देगा, लेकिन उसने ऐसी कोई हरकत ना की और वो हाई कमांड में उनका एडवाइज़र बन गया। वो अफसोस का इजहार करता था कि इंडोनेशियाई मुसलमानों के पास हवाई जहाज़ नहीं, वरना वो उन हवाई जहाज़ों को अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ इस्तेमाल करता। अमेरिका वालों ने उस हवाबाज की खबर का ब्लैकआउट किया ताकि और किसी को पता ना चल सके, वरना उस जैसे और कई फौजी इधर से भागकर उधर इंडोनेशियन गोरिल्लों के पास चले जाएंगे। जाहिर है अमेरिका ने उस हवाबाज को जंगी कैदी करार दे दिया होगा। उसके बाद इतना पता चला कि ये अमेरिकी हवाबाज इंडोनेशिया में ही रहा था, उसने यहीं शादी कर ली थी और फिर मालूम नहीं वो कहाँ रहा। अलबत्ता ये मुसद्दिका इत्तला थी कि वो अपने मुल्क वापस नहीं गया था। उस रिसाले में ये तो नहीं लिखा था कि उसने अपना मज़हब छोड़ दिया था या नहीं। ये मैं कहता हूँ कि उसने यकीनन इस्लाम कबूल कर लिया होगा। अब एक और अजीबो गरीब वाक़या सुनिए। ये मैंने इंडोनेशिया में भी सुना था, लेकिन इतना कम और मुख्तसिफ सा सुना था कि मैंने उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ये उस वक्त मैंने सुना था जब बरसों बाद इंडोनेशिया के हुर्रियत पसंदों ने अमेरिका और बरतानिया को मात देकर आज़ादी हासिल कर ली थी और मैं वहीं रुका रहा था। मैं जब मुद्दत बाद पाकिस्तान वापस आया तो रीडर्स डाइजेस्ट ही का एक और पर्चा हाथ लगा। ये पर्चा मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं कोशिश करता था कि हर महीने मुझे मिले और मैं पढ़ा करूं। बहरहाल एक और पर्चा हाथ लगा तो उसमें वही वाक़या तफसील से लिखा हुआ था जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। इंडोनेशिया में यह वाक़या सुना तो एक तो ये बहुत ही मुख्तसर और बग़ैर किसी सबूत और शहादत के सुनाया गया था, और मैंने एक और वजह से भी इसे काबिल कबूल नहीं समझा कि यह बात जज्बात में आकर वैसे ही घड़ ली गई है। लेकिन रीडर्स डाइजेस्ट में एक अमरीकी सार्जेंट का लिखा हुआ यही वाक़या पढ़ा तो मुझे यकीन आया कि ये तो बिल्कुल सच है। ये सार्जेंट अमेरिका की फ़ौज का सार्जेंट था और वो इंडोनेशिया के हुर्रियत पसंदों के साथ कई साल लड़ा था। उसने इंडोनेशिया के एक आदमी का जिक्र किया है जिसका नाम यूसुफ था। वो अमरीकी फ़ौज का मुखबिर बन गया था। उसे अमेरिका के अफसरों ने बाकायदा अमेरिका की फ़ौज में भर्ती कर लिया था और उसे कारपोरल का ओहदा दिया था। कारपोरल हमारी फ़ौज के नाइक के बराबर होता है। ये कोई हैरत वाली बात नहीं कि एक इंडोनेशियाई मुसलमान अमेरिका की फ़ौज का वफादार बन गया। सिर्फ यूसुफ ही नहीं, कई और इंडोनेशियन मुसलमान अंग्रेज़ों और अमरीकियों की फ़ौज के मुखबिर बन गए थे और अपने ही भाइयों के ख़िलाफ़ मुखबरी करते थे। अगर किसी के मुतल्लिक पता चल जाता कि यही शख्स जो हमारे साथ इतने प्यार से उठता बैठता है ये तो हमारे दुश्मन का मुखबर है, तो उसे वहीं गोली मार दी जाती। मैंने ऐसे 3 मुसलमान मुखबरों को देखा था जिन्हें मेरे सामने गोली मार दी गई थी। उस अमरीकी सार्जेंट ने अपनी कहानी में लिखा कि वो इंडोनेशियन गोरिल्लों के खिलाफ कई बार लड़ा और उसने खून रेज़ें झड़पें भी लड़ी। फिर लिखा कि इंडोनेशियाई गोरिल्लों को मारना और पकड़ना बड़ा ही मुश्किल और ख़तरनाक काम था, क्योंकि उनका जासूसी का निज़ाम इतना तेज़ और मजबूत था कि उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि फ़लाँ तरफ से दुश्मन की फ़ौज आ रही है। वो उस फ़ौज के किसी न किसी दस्ते को घात लगाकर मार डालते या भगा देते थे। इंडोनेशिया के हुर्रियत पसंद फ़ौज की तरतीब में तो लड़ते ही नहीं थे। वो गोरिल्ला गिरोहों की सूरत में शब खून मारा करते थे और फिर गायब हो जाते। ये मैं आगे चलकर बताऊंगा कि उन्हें कौन खबर देता था कि फ़लाँ तरफ से फ़ौज का एक दस्ता या इतनी नफरी आ रही है। उस अमरीकी सार्जेंट ने लिखा कि कारपोरल यूसुफ इस कदर वफादार आदमी था कि सार्जेंट हर कार्रवाई में उसी को अपने साथ ले जाता था। सार्जेंट ने कुछ हैरत ज़दा अंदाज से लिखा कि इंडोनेशिया का मुसलमान होकर वो अमेरिका का वफादार क्यों कर हो गया था, और वफादार भी ऐसा कि जान तक कुर्बान करने को तैयार रहता था। सार्जेंट ने 3-4 वाक़यात लिखे। हर एक वाक़या एक ही जैसा था। मसलन वो उसकी फ़ौज की एक प्लाटून यानी 40-50 आदमियों के साथ गोरिल्लों के किसी गिरोह के खिलाफ गया। गोरिल्ले बेदार हो गए या उन्हें पहले ही पता था। उन्होंने उस प्लाटून को घेरे में ले लिया। कारपोरल यूसुफ हर बार गायब हो गया और सार्जेंट ये समझा कि वो मारा गया है, लेकिन हर बार वो वापस आ गया और पता चला कि वो गोरिल्लों में जा घुसा था और दस्त बदस्त लड़ा। उस लड़ाई में उसने 2-3 गोरिल्लों को मार डाला और 2 दफ़ा वो खुद भी जख्मी हालत में वापस आया था। सार्जेंट ने लिखा कि कारपोरल यूसुफ के बाज़ बहादुरी के कारनामे ऐसे नाकाबिले यकीन थे जैसे उसने मौजज़ा कर दिखाया हो। वो ऐसी सूरत हाल से भी निकल आता था जिसमें ये यकीन हो जाता था कि आज वो वापस नहीं आएगा। सिर्फ ये सार्जेंट ही नहीं, उस कंपनी के अफसरान भी उसकी तारीफ करते थे। एक रोज़ उस सार्जेंट ने उसे कहा कि वो इतनी दलेरी ना दिखाया करे वरना वो मारा जाएगा। यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा कि वो कभी भी नहीं मारा जाएगा और जब वो मरेगा तो और ही मौत मरेगा, लड़ाई में नहीं मरेगा। सार्जेंट हंस पड़ा। वो समझा कि वो शख्स अमेरिका की वफादारी में इतना जज्बाती है कि सोच समझकर कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि वो जो कुछ करता है जज्बात से मगलूब होकर करता है।
सार्जेंट ने उसे कहा कि वो अपने जज्बात को काबू में रखा करे। यूसुफ ने उसे कहा कि उसके खंजर के दस्ते में एक तावीज़ पड़ा हुआ है, जब तक ये तावीज़ उसके पास रहेगा वो लड़ाई में नहीं मारा जाएगा। ये कहकर उसने अपने खंजर का दस्ता ऊपर खींचा तो दस्ता खंजर से अलग हो गया। उस खंजर में उसने सुर्ख कपड़े में बंधा हुआ कागज़ का तय किया हुआ एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया और कहा कि यह तावीज़ उसे एक बुजुर्ग ने दिया था और कहा था कि यह तावीज़ उसकी ज़िंदगी का ज़ामन है और वो लड़ाई में नहीं मरेगा। ये कहकर उसने वो तावीज़ दस्ते में डाला और दस्ता वापस खंजर पर चढ़ा लिया। खंजरों के ब्लेड बिल्कुल सीधे हुआ करते हैं, लेकिन इंडोनेशिया वालों के खंजरों के ब्लेड सीधे नहीं होते थे, बल्कि सांप की शक्ल के थे, यानी जिगजैग। ये खंजर ज्यादा खतरनाक जख्म देता था। किसी के जिस्म में ये खंजर उतरता और जब निकलता तो वहां से गोश्त खींच कर बाहर ले आता था। सार्जेंट ने अपनी कहानी में लिखा कि उसने यूसुफ की यह बात सुनी तो वो समझ गया कि यह शख्स अंधी अकीदत रखने वाला है। भला ये कैसे हो सकता है कि कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी ज़िंदगी का जामन बन जाए। उसने अपने मजमून में लिखा कि मुसलमान इन तोहमात को सही मानते हैं। उसने ये भी लिखा कि उसे कारपोल यूसुफ पर रहम भी आया कि ये शख्स अपने किसी बुजुर्ग के झांसे में आकर ज़रूरत से ज़्यादा दलेरी और बहादुरी के मुजाहरे करता है और किसी रोज़ ये बहुत बुरी मौत मरेगा। उसने यूसुफ से ये बात कह ही दी और कहा कि यह महज तोहम परस्ती है और वो जज्बाती अकीदत को नहीं बल्कि हकीकत को सामने रखा करे। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए सार्जेंट से कहा कि एक रोज़ मैं ये भी साबित कर दूंगा कि यह तावीज़ जिसके पास भी हो वो लड़ाई में नहीं मरेगा। सार्जेंट ने उसे कहा कि अगर किसी रोज़ ये तावीज़ मुझे दे देना, मैं तुम्हारी तरह गोरीलों में जा घुसूंगा और देखता हूँ कि मैं जिंदा वापस आता हूँ या नहीं। सार्जेंट ने लिखा कि यह बात सुनकर यूसुफ हंस पड़ा और सार्जेंट समझ गया कि यह तावीज़ किसी कीमत पर किसी को नहीं देगा। सार्जेंट ने अपने दोस्तों और साथियों को बताया कि देखो ये मुसलमान कैसी चीज़ों को मानते हैं और ये सरीहन तोहम परस्ती है। सार्जेंट बाज़-औक़ात अफसोस से कहा करता था कि कारपोल यूसुफ कितना अच्छा और कितना दलेर आदमी है, लेकिन तोहम परस्ती उसकी एक कमज़ोरी बनी हुई है और ये एक हमाकत है। आगे चलकर सार्जेंट ने अपनी कहानी यूँ लिखी कि एक रोज़ उसकी प्लाटून को फिर हुक्म मिला कि फ़लाँ इलाके में गोरीलों का एक गिरोह मौजूद है और इस गिरोह को घेरे में लेकर ऐसा शदीद हमला करना है कि एक भी बचकर ना निकल सके। साथ में यह भी बताया गया कि उस गिरोह की नफरी कुछ ज़्यादा है। सार्जेंट की तहरीर के मुताबिक गोरीलों पर उन हमलों का तसलसल रोज़मर्रा का मामूल था और सार्जेंट इसका आदी हो चुका था। उसकी बटालियन की दूसरी कंपनियां भी गोरीलों के खिलाफ जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में लड़ रही थीं। सार्जेंट उस गोरीला गिरोह के खिलाफ कार्रवाई वैसी ही कार्रवाई समझा जैसे वो पहले करता आया था। उसने अपनी प्लाटून को तैयार किया और मामूल के मुताबिक प्लाटून को हिदायत दी और चल पड़े। प्लाटून उस मुकाम तक पहुंच गई जहां उसे बताया गया था कि यह गोरीला गिरोह मौजूद होगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सार्जेंट ने अपनी प्लाटून को फैला दिया और चंद सिपाहियों को अपने हरवल दस्ते के तौर पर लगा दिया। मालूम यही होता था कि गोरीलों का यह गिरोह कुछ देर पहले वहां से चला गया है। जंगल मुकम्मल खामोश था और किसी खतरे का जरा सा भी इशारा नहीं मिल रहा था। सार्जेंट ने और ज्यादा मोहतात होकर कंपनी को एक खास तरतीब में कर लिया। वो कमोबेश 1 मील आगे चले गए और ऐसी जगह आ गई जहां दाएं और बाएं 2 ऊंची टेकरियां थीं और ये टेकरियां दरख्तों से भरपूर थीं। घास और कुदरती पौधे भी बेशुमार थे। उन चट्टानों के दरमियान जगह काफी कुशादा थी। आगे गए तो टेकरियां और ज्यादा पीछे हटती गईं। सामने एक और ऐसी टेकरी थी जिसमें रास्ता रोक रखा था। यूं समझें कि एक कुशादा मैदान था जिसे टेकरियों ने घेरे में ले रखा था। यूं ही प्लाटून उस कुशादा जगह पर पहुंची, 3 अतराफ से इस कदर ज्यादा फायर अचानक खुल गया जैसे मींह बरसता है। एक ही बार राइफलों और मशीन गनों ने आग उगलना शुरू कर दी। सार्जेंट के अंदाजे के मुताबिक उसकी आधी प्लाटून तो वहीं खत्म हो गई। सार्जेंट ने चिल्ला चिल्लाकर अपनी प्लाटून को हिदायत दी और जो बच गए थे उन्होंने इधर उधर आड़ लेकर जवाबी फायर करना शुरू कर दिया। सार्जेंट अपने जवानों को बार बार ललकारता था और कहता था कि पसपा नहीं होना, ये गोरीले ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। कारपोल यूसुफ भी हस्मे मामूल उसके साथ था। वो 5-6 सिपाही साथ लेकर एक और तरफ चला गया ताकि गोरीलों पर पीछे से फायर कर सके। वो गोरीलों के अकब में जाने में कामयाब हो गया और ऐसा कारगर फायर किया कि एक तरफ की टीकरी पर जो गोरीले थे उन्हें मार डाला और जो बचे वो भाग गए। सार्जेंट जानता था कि जो बच गए हैं वो गोरीले भागे नहीं बल्कि दूसरी टीकरियों पर चले गए होंगे। सार्जेंट ने तो जैसे कसम खा ली थी कि आखिरी सिपाही और आखिरी दम तक लड़ना है। सिपाही भी दलेरी से पोजीशनें बदल बदल कर लड़ रहे थे। कारपोल यूसुफ ने फिर चंद एक सिपाही साथ लिए और दूसरी टीकरी के अकब में पहुंचने में कामयाब हो गया। मुख्तसर बात यूं है कि सार्जेंट के पास सिपाही कम रह गए थे, लेकिन उसने ऐसे जज्बे से उन सिपाहियों को लड़ाया कि गोरीले पीछे हटने लगे और फिर वो निकल गए, लेकिन नुकसान बेअंदाजा कर गए। जब गोरीलों की तरफ से फायर बिल्कुल ही रुक गया
तो सार्जेंट अपनी पोजीशन से उठा और अपने सिपाहियों को देखने लगा। उसे बेशतर सिपाही मरे हुए या शदीद जख्मी हालत में मिले। चंद एक सिपाही सही सलामत थे। उसने कारपोल यूसुफ को ढूंढना शुरू किया। उसे आवाज़ें भी दी लेकिन उसे कोई जवाब ना मिला। आखिर उसे एक जगह यूसुफ पड़ा मिल गया। वो दौड़ता हुआ यूसुफ तक पहुंचा। यूसुफ की वर्दी खून से लाल हो चुकी थी और गोलियां ऐसी लगी थी कि उसके जिंदा रहने की कोई सूरत ही नहीं थी। सार्जेंट लिखता है कि यूसुफ उसे देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। सार्जेंट ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे तसल्ली दी कि वो उसे कैंप तक ले जाएगा और वो बच जाएगा। कारपोल यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा कि वो नहीं बच सकेगा और वो यहाँ से निकलने की सोच कर रुके नहीं। सार्जेंट ने देखा कि यूसुफ की जिंदगी चंद लम्हे ही रह गई है। यूसुफ, सार्जेंट ने अफसोस के लहजे में कहा, आज तुम्हारा सुर्ख तावीज़ तुम्हें धोखा दे गया। मैंने कहा था कि इन चीज़ों पर इतना अकीदा नहीं होना चाहिए। आज मेरे खंजर में वो तावीज़ है ही नहीं। यूसुफ ने कहा, मैंने आज सुबह वो तावीज़ तुम्हारे खंजर के दस्ते में डाल दिया था, देख लो। ये कारपोल यूसुफ के आखिरी अल्फाज थे और उसके साथ उसका सर ढलक गया और वो मर गया। सार्जेंट के पास भी वैसा ही खंजर था। गोरिल्ला ऑपरेशन में चाकू और खंजर साथ रखे जाते हैं। सार्जेंट ने फौरन अपना खंजर बेल्ट में से खींच कर निकाला और फिर उसका दस्ता ऊपर को खींचा तो उसमें से सुर्ख कपड़े में लिपटा हुआ वो तावीज़ गिरा जो यूसुफ ने कुछ रोज पहले अपने खंजर से निकाल कर दिखाया था। सार्जेंट ने यूसुफ की लाश से खंजर खींचा और उसका दस्ता देखा, उसमें तावीज़ नहीं था। तावीज़ मालूम नहीं किस वक्त यूसुफ ने सार्जेंट के खंजर में डाल दिया था। सार्जेंट ने आखिर में लिखा कि मैं आज भी नहीं समझ सका कि ये उस तावीज़ की करामत थी कि यूसुफ के पास ना रहा तो वो मर गया और ये मेरे पास था और मैं इतने खौफनाक फायर और मार्के में बच निकला। उसने लिखा कि 3-4 मरतबा गोरिल्लों की किसी मशीन गन की पूरी बौछार मेरे करीब ज़मीन पर लगी और मैं समझता कि अभी ऐसी एक और बौछार आएगी और मेरे जिस्म को चीरती फाड़ती गुजर जाएगी, लेकिन ये मौजज़ा था कि मैं जिंदा रहा। आखिर में उसने लिखा कि यह खंजर और तावीज़ आज भी मेरे पास है और मैं इसे अक्सर देखता हूँ तो कारपोल यूसुफ याद आ जाता है। मेरे आंसू निकल आते हैं और मैं उसके सुर्ख तावीज़ को बड़े प्यार और एहतराम से अपने खंजर के दस्ते में डाल कर रखता हूँ। मैंने पहले बताया है कि यह कहानी रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ी थी। रीडर्स डाइजेस्ट यहूदियों का पर्चा है। यहूदियों ने यह कहानी शाया नहीं करनी थी, कर दी तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो यकीनन उस तावीज़ से मुतासिर हुए होंगे और यही समझकर छापी होगी कि यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। मैं ये नहीं कह सकता कि उस तावीज़ में इतनी करामात थी या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इंडोनेशिया में कुछ सूफ़ी और औलिया अल्लाह भी होकर गुजरे हैं। वहाँ ज़रूर कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग होगा जिसने ये तावीज़ यूसुफ को दिया होगा। ये तो बहुत बाद की बातें हैं जो मुझे अमेरिका के पर्चों में से मालूम हुई थी। मैं अब आपको वापस जंग आज़ादी के मैदान में लिए चलता हूँ। मैंने शायद पहले भी कहा है कि इंडोनेशियन मुसलमानों की यह मुसल्लह जंग आज़ादी कोई मामूली जंग नहीं थी। इस पर किताबें लिखी गई थी और अमेरिका और बरतानिया की फ़ौज ने इंडोनेशियन मुसलमानों की उस गोरिल्ला जंग से ऐसे ऐसे सबक हासिल किए थे कि उन्होंने कुछ पम्फलेट और किताबें भी लिखी और अपनी फ़ौज में तकसीम की थी। अब मैं बहुत पीछे से बात शुरू करूँगा, यानी जब हमें यहाँ लाया गया। मैं अपनी बटालियन की बात करूँगा क्योंकि उसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, इसलिए हर बात सच्ची होगी। बातें तो बाकी भी सच्ची हैं, लेकिन वो मैंने दूसरी यूनिटों के लोगों से सुनी थी। हमें तो बताया ही नहीं गया था कि हमें इंडोनेशियाई मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए लाया गया है। हकीकत ये थी कि हमें अभी मालूम ही नहीं था कि उन जजीरों जावा, सुमाट्रा वगैरह के लोगों ने जंग आज़ादी की इब्तदा कर दी है। हम यही जानते थे कि इन इलाकों में अक्सरियत मुसलमानों की है। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मैं मुख्तलिफ जगहों और मुकामात के नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि ये 2-4 नहीं बेशुमार थे, जिनमें ज़्यादातर के नाम मेरे जहन से उतर भी गए हैं। नाम भी ऐसे थे जिनका तलफ़्फ़ुज़ भी उल्टा सा था। ताहम याद ना रहने की एक वजह यह भी है कि उस वक्त सोचा भी नहीं था कि उम्र के किसी हिस्से में जाकर यह दास्तान लिखूंगा। फौजियों का लिखने लिखाने के साथ कोई ताल्लुक वास्ता हो ही नहीं सकता था। हमारी बटालियन को छोटे से एक कस्बे से तकरीबन 1 मील दूर कैंप में रखा गया। हमने वहाँ खैमे लगा लिए और अब अगले हुक्म का इंतज़ार करने लगे। अगला हुक्म यही हो सकता था कि इन जंगलों में जो जापानी छुपे हुए रह गए हैं उन्हें पकड़ना है। ये तो बता चुका हूँ कि 2 एटम बमों ने जंग का खात्मा कर दिया था। मैंने ये भी बताया है कि जापानी हथियार डालना तो जानते ही नहीं थे। हथियार देने से पहले वो अपनी जान दे दिया करते थे। हमारी बटालियन में आम ख्याल यही था कि इधर उधर छुपे हुए जापानियों को ढूंढना और पकड़ना है। हमारे इस ख्याल की तस्दीक इस तरह भी हो गई कि पहले रोज़ ही हमारी एक पेट्रोल पार्टी यानी गश्ती पार्टी कैंप से कुछ दूर गई। उस पर फायरिंग हुई और 2 जवान मारे गए। उस पार्टी की नफरी 15-16 थी। उन्होंने उस जगह को घेरे में लिया जिधर से फायर आया था। कुछ देर गोलियों का तबादला हुआ। दुश्मन की तरफ से आने वाला फायर कुछ ज़्यादा नहीं था।
साफ पता चलता था कि ये 3-4 राइफलें हैं जो फायर कर रही हैं। आखिर ये राइफलें भी खामोश हो गईं। घेरा तंग करके करीब पहुंचे तो वहां 2 जापानी सिपाही मरे पड़े थे। ये फायर उन्होंने ही किया था। ये पेट्रोल पार्टी जब वापस आई तो उसने अपने 2 जवानों की लाशें उठा रखी थी और जापानियों की 2 राइफलें भी थीं। और उन्होंने बताया कि 2 जापानी फौजियों ने उन पर फायर किया था और उन्हें मार दिया गया है। इस तरह हमारा ये ख्याल पक्का हो गया कि अब हमें जंगलों में फैला दिया जाएगा और हम जापानियों को ढूंढते रहेंगे। हुआ भी ऐसे ही। उस रोज के बाद ज्यादा नफरी की पेट्रोल पार्टियां इर्द गिर्द के जंगल में कुछ दूर दूर तक भेजी गईं। कोई और जापानी तो ना मिला, लेकिन पेट्रोल पार्टियों को रोजाना भेजा जाने लगा और रात को भी पेट्रोल पार्टियां बाहर भेजी जाती थीं। एक रोज हमारी एक कंपनी की 25 आदमियों की पेट्रोल पार्टी रात को भेजी गई। उसका कमांडर एक जमादार यानी नायब सूबेदार था। उसके साथ एक हवालदार और 2 नायक भी थे। ये हमारी बटालियन की बी कंपनी थी जो हिंदुओं की कंपनी थी। उसमें एक भी मुसलमान या सिख नहीं था। मैं आपको ये भी बता दूं कि बटालियन में 2 मुसलमानी कंपनियां होती थी, एक हिंदू और एक सिख कंपनी। हिंदू कंपनी की 25 नफरी की पेट्रोल पार्टी रात को निकली और 1.5-2 घंटे गुजरे होंगे कि हमें कंपनी से तकरीबन 3 मील दूर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मुझे वो रात अच्छी तरह याद है। सारी बटालियन जाग उठी थी। 3 मील खासा फासला होता है जहां से फायर की आवाज़ कम ही आनी चाहिए थी, लेकिन वो कोई शहर तो था नहीं। जंगल बेआबान था, रात खामोश थी और इस खामोशी में 3 मील दूर के धमाके हमें सुनाई दे रहे थे। हम फौजी थे, इसलिए हमें अंदाज़ा हो रहा था कि अच्छी खासी झड़प हो रही है। मशीन गन्नें भी फायर कर रही थी। ये मशीन गन्नें भी थीं, स्टेन गन्नें और टॉमी गन्नें भी, जिन्हें सब मशीन गन कहा जाता था। बटालियन कैंप में रहती थी। अफसरों के खेमे भी कैंप में थे। हमारा कमांडिंग ऑफिसर जागा और वो कैंप में यानी जवानों के खेमों के इलाके में आ गया। उसके साथ सूबेदार मेजर भी था और 2-3 अंग्रेज अफसर भी। पूरी पलटन को तैयारी का हुक्म मिल गया। मैं तो ये नहीं बता सकता कि कमांडिंग ऑफिसर ने क्या कार्रवाई करनी थी। ये पता चलता था कि बटालियन को उस तरफ एडवांस करना पड़ेगा जिधर से गोलियों की आवाज़ आ रही थी। अंग्रेज अफसर तो जानते ही होंगे कि ये क्या हो रहा है। हम नहीं जानते थे। अगर हम कुछ जानते भी थे तो इतना ही था कि छुपे हुए जापानी होंगे और उनकी तादाद ज़्यादा होगी और उन्होंने हमारी पेट्रोल पर फायर कर दिया होगा। चूंकि बटालियन को तैयारी का हुक्म मिला था, इसलिए कैंप में हड़बोंग सी मच गई। अब उस कैंप के शोर शराबे में दूर की फायरिंग की आवाज़ कम सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद हमारी एक मुसलमान कंपनी को हुक्म मिला कि वो एडवांस करे और उस जगह पहुंचे जहां फायर हो रहा है। ये मेरी कंपनी थी, ए कंपनी। मैं उस कंपनी के साथ नहीं गया था क्योंकि मैं हवालदार क्लर्क था। सूबेदार मोहम्मद अशरफ और हवालदार अमीर खान उसी कंपनी में थे। जब यह कंपनी रवाना हुई तो हमारे कान अभी तक फायरिंग की आवाज़ों पर लगे हुए थे।